दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए इंपॉर्टेंट सेशन में। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग जो एमपीटेट वर्ग 1 की डेमो क्लास कर रहे हैं उसका ये आज दूसरा पार्ट रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो दूसरे पार्ट को एक तरह से नेचर जो होता है ना पॉलिटिकल साइंस का, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है, परिभाषा देखी है बेसिकली, है ना, और उसके अलावा हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस विषय को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए राजनीतिक विज्ञान के नेचर को समझेंगे, प्रकृति किस प्रकार से रहती है उसको आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। परिभाषा को हम लोगों ने देख लिया है, एक स्कोप भी हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली देखने की कोशिश की है, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रकृति को पढ़ेंगे। क्या आज हम लोग नेचर को पढ़ने का प्रयास करेंगे, नेचर को समझने का प्रयास करेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो किस तरह की प्रकृति को फॉलो करता है, या फिर क्या इसका नेचर रहता है जो कि इसको बहुत अच्छे से या फिर बहुत अलग बना देता है। बहुत सारे लोग इसको एक आर्ट से कंपेयर करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस नहीं, ये एक आर्ट है, राजनीतिक कला है ना। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मत ऐसे हैं जो कि इसको क्या करते हैं, इसको एक साइंस की संज्ञा देते हैं, इसे पॉलिटिकल साइंस कह करके संबोधित करते हैं। ये कंपैरिजन भी आज की इस क्लास में आपको समझने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से बताइए सारे लोग तैयार हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद में देखिए सबसे पहले जो आता है वो आता है कि भाई राजनीतिक विज्ञान क्या है। भाई एक ये लिविंग चीज है, ये एक जीवंत चीज है। अब आप सोचेंगे क्या इसकी भी सांसें चलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवंत का मतलब है कि लगातार इसमें परिवर्तन होता है, और जीवित इंसान तब होता है जब वो ग्रो करता रहता है। और उसी प्रकार से हमारी पॉलिटिकल साइंस भी है कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे पॉलिटिकल साइंस हमारी ग्रो करती रहती है ना। अगर आप जिंदा हैं तो क्या आपकी परिभाषा होगी कि भाई एक समय तक आप एक जैसे हैं, आगे आने वाले समय पर आप थोड़ा सा बेहतर होते जाते हैं, तो जीवंत आपकी पॉलिटिकल साइंस को संज्ञा दी जाती है। बहुआयामी भी होती है, ये यहां पर एक ही चीज को नहीं संदर्भित किया जाता, यहां पर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। कल हम लोगों ने 5 प्रकार से इसको पूरा डिवाइड भी किया था कि भाई यहां पर हम लोग एक देश की राजनीति को भी पढ़ते हैं, यहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रशासन वाले भाग को भी हम लोग यहां पर डील करते हैं। इसके अलावा एक तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग करते हैं। तो बहुआयामी इसके आधार होते हैं, ये भी आपको यहां पर समझना होगा। अगला जो पॉइंट आता है, इसकी जो प्रकृति है उसको समझने के लिए हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह विषय कैसे विकसित हुआ, आखिर ये डेवलप कैसे होता है, ये जो विषय है ये विकसित कैसे हुआ, क्या ये धीरे धीरे विकसित हुआ या फिर बहुत तेजी से ये विकसित होता है, इसका अध्ययन किन किन तरीकों से होता है ये भी जानना आवश्यक है। भाई किस किस तरीके से लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, क्या ये प्रशासन की दृष्टि से लोग पढ़ना चाहते हैं, या फिर इसे एक साइंस की दृष्टि से लोग पढ़ना चाहते हैं, या फिर समाज की दृष्टि से इसे लोग पढ़ना चाहते हैं, या फिर राज्य की अवधारणाओं के आधार पर इन्हें लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो किस किस तरीके से लोग इसका अध्ययन करना चाहते हैं इस पर भी ये निर्भर करता है। इसकी प्रकृति को समझना इस वजह से भी आवश्यक है। इसके बाद में विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने इसकी प्रकृति को किस प्रकार से देखा है। ऐसा नहीं कि देखिए कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये उदारवादी राजनीति का एक तरह से चीजें होनी चाहिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई एक हिंसक बर्बर समाज है और उसको पूरी तरह से कंट्रोल अगर करना है तो हिंसक और निरंकुश शासक की स्थापना करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो समाज है वो पूरी तरह से शांत सभ्य समाज है, लेकिन वहां पर भी लोभ जो है, वो लालच जो है वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है, वो शांत सभ्य समाज जो है वो आगे चल करके हिंसक बर्बर बन जाता है ना। और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि शांत सभ्य तो है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप शांत सभ्य हैं उसके बाद भी आपको जरूरत है कि आपकी कोई सुरक्षा करे, आपके जीवन की कोई सुरक्षा करे, आपकी संपत्ति की कोई सुरक्षा करे। तो इसकी प्रकृति अलग अलग विचारकों के अनुसार अलग अलग देखने को मिलती है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई इसे एज अ सोशल साइंस के सब्जेक्ट के विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में हम लोग क्यों देखते हैं, क्यों इसकी प्रकृति का सबसे पहला जो एक तरह से मोड़ है वो इसे एज अ सोशल साइंस लिया जाता है, इसे सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। यह मानव के समाज में, मानव समाज के राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं का अध्ययन करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? ये राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं का अध्ययन करने
का काम करेंगे, इस चीज को आपको जानना होगा। इसके बाद में इसमें कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, सत्ता होती है, निर्णय होते हैं, इनको लेने की प्रक्रिया भी यहां पर देखने को मिलती है। संस्थागत संरचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है वो संस्थागत संरचनाओं का भी विश्लेषण किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि इसका जो उद्देश्य है ना, एज अ सोशल साइंस, ये मानव कल्याण, समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। बेसिकली ये क्या है, ये अल्टीमेटली क्या रिजेंबल कर रहा है, ये अल्टीमेटली जो है वो सामाजिक विज्ञान को ही तो रिजेंबल कर रहा है ना। ये इसी तरह की चीजों का अध्ययन तो हम लोग सामाजिक विज्ञान में करते हैं। मानव के राजनीतिक व्यवहार की बात, कानून, नियम, सत्ता, निर्णय की बात, या फिर मानव कल्याण और समाज में शांति की बात कहां पर की जाती है, सामाजिक विज्ञान में। उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में भी हम लोग इन सारी बातों पर, इन सारे व्यवहारों पर, इन सारे प्रकरणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसे हम लोग सामाजिक विज्ञान के रूप में भी एक तरह से इसकी प्रकृति को परिभाषित करते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो ये आता है कि भाई इसकी विशेषता, अगर हम लोग सामाजिक विज्ञान की तरह से इसे अध्ययन कर रहे हैं तो यह मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियों को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और आलोचनात्मक अध्ययन भी प्रदान करेगा। तो यहां पर हम लोगों को एक साइंटिफिक अप्रोच देखने को मिलेगी, एक सिस्टमैटिक अप्रोच भी देखने को मिलेगी, और एक यहां पर क्रिटिसिज्म के आधार पर जो है वो एक अप्रोच, आलोचनाओं के आधार पर भी एक अप्रोच, एक समाज को समझने की यहां पर अप्रोच देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो दूसरी प्रकृति आती है वो इसे हम लोग कला माने या फिर इसे विज्ञान माने, बहुत बड़ा डिस्कशन ये भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएं, इसको जो है हम लोग अगर एक विज्ञान की संज्ञा दें, है ना, इसे हम लोग एक विज्ञान की संज्ञा दें तो इसमें तथ्यों का भी अनुकरण किया जाता है, इसमें अनुभवों का, ऑब्जर्वेशन का भी इसमें अनुकरण या फिर एक्सपीरियंस का भी यहां पर अनुकरण किया जाता है। इसमें जो है वो कारण और प्रभाव का भी अनुकरण किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट का भी यहां पर अनुकरण किया जाता है। इसके अलावा इसमें अनुसंधान की पद्धतियों का, रिसर्च के मेथड्स का भी अनुकरण किया जाता है। ये भी आप याद रखें। तो राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है, क्या है ये, एक विज्ञान है, और इसमें क्या है, इसमें तथ्य हैं भाई, फैक्ट जैसे कि साइंस में होते हैं वो सारे। कॉज और इफेक्ट मतलब कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसमें इसका भी अध्ययन हो रहा है। इसमें रिसर्चेस भी होती हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर रिसर्चेस भी होती हैं कि किस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कारगर है, या फिर किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर किस पद्धति की, किस प्रकृति की सरकार चल रही है तो वो कारगर है। इसमें रिसर्च मेथड्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसे एक साइंस की संज्ञा तो दे दी गई। अब इसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो आता है इसे कला क्यों कहा जा रहा है ना। तो इसे जो है वो डेविड ईस्टन ने, पहले एक पॉइंट याद कर लेते हैं डेविड ईस्टन से संबंधित, जिसको हम लोगों ने पहले भी कल की क्लास में भी देखा था। तो राजनीतिक विज्ञान जो है वो सत्ता के प्राधिकरण वितरण का एक अध्ययन है। क्या है ये, सत्ता के प्राधिकरण वितरण का एक अध्ययन है राजनीतिक विज्ञान। इस तरह से इसे साइंस से कंपेयर किया जाता है। लेकिन कला की अगर बात करें, कला में कैसे आया, तो कला में जो परिवर्तन आया ये रचनात्मक है, बहुत ज्यादा रचनात्मक। यहां पर जो चेंजेस हैं, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा बेकार चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। अनुभव तो यहां भी है, कला में भी अनुभव होता है, यहां पर भी अनुभव देखने को मिलेगा। व्यवहारिकता, अगर भाई व्यवहारिकता नहीं है तो राजनीतिक विज्ञान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। व्यवहारिक अगर वो राजनीतिक विज्ञान नहीं है तो वो लाभदायक भी नहीं होगा। अगर वो व्यवहारिक नहीं है तो वो लोगों से जुड़ने का उसकी संभावना जीरो हो जाती है ना। तो इस आधार पर पॉलिटिकल विज्ञान भी, पॉलिटिकल साइंस भी हमारा क्या है, हमारा व्यवहारिक है, और उसी प्रकार से कला भी हमारी व्यवहारिक होती है। शासकीय निर्णय लेना, नीतियां बनाना, प्रशासन चलाना भी एक कला होती है। हम लोगों ने शुरुआत में देखा भाई, कौटिल्य की जो राजनीतिक कला थी, अरस्तु की जो राजनीतिक कला थी, उसके आधार पर उन्हें महान विचारक की संज्ञा दी जाती है। तो निर्णय लेना, कौटिल्य जैसे निर्णय, चाणक्य जैसे निर्णय लेना, ये एक आसान काम नहीं है, ये कहीं ना कहीं कला से रिलेट होती है। इसमें नीतियां बनाना भी एक कला है, इसके अलावा प्रशासन को चलाना भी एक कला है। तो इस वजह से इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग राजनीतिक विज्ञान में भी करते हैं, इस वजह से हम लोग उसे कला भी कहते हैं, है ना। तो नैतिक मूल्य भी है यहाँ पर, दृष्टिकोण भी है और आदर्शों का भी समावेश होता है। इस वजह से इसको हम लोग, पॉलिटिकल साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक कला की संज्ञा देते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट आता है कि भाई निष्कर्षता क्या है,
कुल मिलाकर के ये है क्या। तो यहां पर देखिए हम लोग अनुभवों का भी प्रयोग कर रहे हैं, क्या अनुभवों का भी प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर हम लोग व्यवहार का भी प्रयोग कर रहे हैं, है ना, व्यवहार का भी प्रयोग कर रहे हैं, अनुभवों का भी प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा रुचिपूर्ण चीजों का भी प्रयोग कर रहे हैं, है ना, रुचिपूर्ण चीजों को। प्रशासन चलाने को हम लोग कला कह रहे हैं, प्रशासन चलाने को हम लोग कला कह रहे हैं। सरकार को और जो एक तरह से सरकार में जो गतिविधियां हैं उनको हम लोग कला की संज्ञा दे रहे हैं, उसी को विज्ञान को भी वहां पर हम लोग कला की संज्ञा दे रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो राजनीतिक विज्ञान कहीं ना कहीं, राजनीतिक विज्ञान कहीं ना कहीं क्या है, कला, और जो कला है और विज्ञान दोनों का ही ये एक समन्वय देखने को मिलता है। तो इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा मानदंड, है ना। मानदंड मतलब यहां पर नॉर्मेटिव और व्यवहारवादी प्रकृति के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसे हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, मानदंडात्मक और व्यवहारवादी प्रकृति के आधार पर भी इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। अब इसमें मानदंड जो प्रकृति है ना, यहां पर क्या होगा, यहां पर राजनीति को क्या करेंगे, आदर्श और मूल्यों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर राजनीति को आदर्श और मूल्यों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर राज्य कैसा होना चाहिए, न्याय क्या है, जैसे प्रश्नों पर यहां पर चीजें केंद्रित होंगी कि राज्य किस तरह से काम करता है और राज्य किस तरह का होना चाहिए, एक क्या इसका एक तरह से मानदंड होने चाहिए। कुछ ऐसे मानदंड मतलब कि ये एक ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिसमें राजनीति जो है वो इस तरह से होनी चाहिए। आदर्श क्या है, मूल्य क्या है, उसके दृष्टिकोण से राजनीति को देखा जाता है। तो राज्य कैसा होना चाहिए, न्याय क्या है, जैसे प्रश्नों पर ये सारी चीजें केंद्रित होती हैं। प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, इन जैसे विचारकों की जो विचारधारा है वो भी यहाँ पर सोची समझी जाती है, यहाँ पर देखी जाती है। ये भी आप याद रखें, प्लेटो अरस्तु जैसे विचारक की विचारधारा देखने को मिलती है। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों की विचारधारा देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है व्यवहारवादी प्रकृति, इंपीरियल या इंपीरिकल जो बिहेवियर है ना। दूसरा जो इसका पॉइंट हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मानदंड के हिसाब से देखा, दूसरा जो आता है वो व्यवहारवादी प्रकृति। इसमें जो बेसिकली फैक्टर आता है वो ये आता है कि यहां पर व्यवहार की बात होगी, राजनीति को तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण से देखा जाएगा। यहां पर जो राजनीति है उसे कैसे कार्य किया जा रहा है या फिर राजनीति जो है वो किस तरह के प्रश्नों पर केंद्रित है वो यहां पर देखा जाता है, उसके आधार पर ये चीजें डिफाइन होती हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि बहुआयामी प्रकृति। इसके माध्यम से क्या देखा जाएगा, यहां पर देखिए अर्थशास्त्र से भी इसे रिलेट किया जाता है। राजकोषीय नीतियां हैं, बजट हैं, कल्याण की योजनाएं हैं, ये भी हमारी राजनीति में बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इतिहास से भी इसे जोड़ा जाता है, राजनीतिक संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, उनका विकास कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यह भी यहां पर देखा जाता है। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति, वर्ग, धर्म, इसके बिना राजनीति का संबंध बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जाति की जनगणना, वर्ग के आधार पर जो एक तरह से राजनीति, इन सारी चीजों को अलग किया ही नहीं जा सकता, तो समाज शास्त्र को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। कानून किस तरह से है, विधायिका, संविधान, नागरिक अधिकार, ये सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं वो भी यहां पर देखा जाता है। मनोविज्ञान में राजनीतिक व्यवहार है, जनमत है, नेतृत्व की जो शैली है वो भी यहां पर देखी जाती है, वो भी यहां पर समझी जाती है। तो आप यहां पर देखेंगे भाई जो अभी तक प्रकृतियां हम लोगों ने देखी हैं उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रकृतियां हैं जिनको हम लोग राजनीतिक विज्ञान से जोड़ सकते हैं, चाहे वो कला हो चाहे वो विज्ञान हो, उसको हर एक पार्ट से जोड़ा जा सकता है, उससे ये संलग्न रहती हैं, उससे ये जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला जो नंबर आता है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है व्यवहारवादी, मतलब प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी के एस्पेक्ट में इसको कैसे देखा जाता है। तो सिद्धांतवादी का अगर थ्योरेटिकल अप्रोच के आधार पर देखेंगे तो वहां पर विचारधाराएं हैं, सिद्धांत हैं इनके पास में, है ना। विचारधाराएं ऐसी हैं जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उनको जब अप्लाई किया जाएगा तब वो व्यवहारिक बनेंगी। लेकिन अवधारणाएं जैसे कि लोकतंत्र, समाजवाद, उदारवाद, ये क्या है, ये कुछ ऐसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम लोगों को ध्यान रखना होता है, वो कि राजनीति में इंक्लूडेड ये भी रहती हैं। दूसरा इसी का काउंटर पार्ट आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अब उन चीजों को अगर हम लोग अप्लाई करने पर आते हैं, जैसे कि चुनाव है, राजनीतिक दल है, सरकार की कार्य प्रणालियां हैं, नीतियों का निर्माण है, शासन तंत्र है, ये सारी चीजें व्यवहारवादी या फिर व्यवहारिक पक्ष को ये संदर्भित करने का काम करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये व्यवहारिक पक्ष को संदर्भित करने या उसे पेश करने का। तो अगर हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में भाई यहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच भी फॉलो होगी, यहां पर थ्योरेटिकल अप्रोच भी फॉलो होगी, उसकी स्टडी में भी पॉलिटिकल साइंस अगर हम लोग पढ़
रहे हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट को भी हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना होता है ना। तो उसके बाद में अगला जो एक और एस्पेक्ट आता है, यहां पर शक्ति रह गई। अभी अभी आपने ध्यान नहीं दिया, आप अभी यहां पर शक्ति रह गई। सत्ता के अध्ययन पर केंद्रित जो चीजें हैं, शक्ति और सत्ता के अध्ययन पर जो केंद्रित एक तरह से पूरी तरह से राजनीति इस पर भी केंद्रित रहती है। फोकस किस पे करती है? पावर और अथॉरिटी पर। सत्ता, अधिकार, वैधता आदि जो है वो राजनीतिक विज्ञान के मूल तत्व होते हैं। ये अध्ययन करता है कि सत्ता कैसे प्राप्त होती है, उपयोगी होती है और किसके पास सत्ता होगी, ये भी यहां पर बताया। तो पावर जो है वो किसके आधार पर चलती है, पावर अथॉरिटी किस तरह से वहां पर डिवाइडेड है ना, इस तरह की चीजों पर भी राजनीतिक विज्ञान जो है वो केंद्रित होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक, भाई हम लोगों ने बात की तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग अपने ही, एक होता है ना कि जो कुएं का मेढक होता है वो अपनी ही समस्याओं को देख रहा है, लेकिन हो सकता है वो कुआं फिर आगे चल करके सूख जाए। तो हमें जो है वो ऐसा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लेकर के चलना होता है। इस वजह से हमें तुलना की जरूरत है। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप तो किसी से कंपेयर मत करो, लेकिन कंपेयर नहीं करोगे तो आपको अपने अंदर कमियां कैसे पता चलेंगी, और आपको दूसरे के अंदर क्या अच्छाइयां हैं या फिर वो कैसे ग्रो कर रहे हैं उसे आप कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। आप तो ग्रो करना ही भूल जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ग्रो करने का जो तरीका है या फिर जो मेथड है वो किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है ना। तो तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी है, विश्लेषण भी बहुत ज्यादा, एनालिटिक्स भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो चीजें अप्लाई की वो कितनी कारगर हुई। जैसे विभिन्न देशों में राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भारत को हम लोग अमेरिका के साथ में कंपेयर करें, है ना, उसकी शासन प्रणालियों को हम लोग कंपेयर करें, कहां पर संसदीय व्यवस्था है, कहां पर राष्ट्रपति की प्रणाली है, कहां पर संघीयता देखने को मिल रही है, ये सारी चीजों पर हम लोग कंपेयर करें, यहां पर डिस्कशन करें, है ना। ये तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति के प्रकृति के अनुसार ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस प्रकृति वाले भाग में यह देखा कि यहां पर जो राजनीति की प्रकृति है, एक शब्द में अगर आप देखेंगे तो इसे बांधना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहां पर जटिल है, बहुआयामी पद्धति है, व्यवहारिक भी है, सिद्धांतों पर भी आधारित है। एक और तुलना भी हम लोग करते हैं, राज्य सत्ता संस्थाओं में पड़ताल करना पड़ता है, दूसरी ओर यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता की भी बात करता है। तो कुल मिलाकर के ये जो आयाम है, ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज पर हो या इसे एक ही पॉइंट पर सीख करके हम लोग इसको परिभाषित कर पाए। यहां पर जो एक तरह से फैक्टर्स होते हैं वो बहुआयामी हैं, जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा विश्लेषण है, यहां पर वहां पर बहुत ज्यादा विस्तृत चीजें चलती हैं, एक ही की चीज पर केंद्रित हम लोग नहीं रह सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो विषय है ये न केवल हमें शासकीय तंत्र को समझने में मदद करेगा, बल्कि जागरूक नागरिक भी बना रहा है आपको। तो एक ही विषय जो आपको बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे लाभ प्रदान कर रहा है, तो उसके आयाम भी अलग होंगे, बहुत सारे होंगे, वृहद होंगे, उसकी प्रकृति भी बहुत सारी होगी और वृहद होंगी। तो ये हम लोगों ने यहां पर एक कंप्लीट डिस्कशन किया प्रकृतियों के बारे में, है ना। जो राजनीतिक शास्त्र की प्रकृतियां हैं, नेचर है, नेचर जो पॉलिटिकल साइंस का है उसको हम लोगों ने देखा, आयाम उनके देखे, कहीं पर बहुआयामी की हम लोगों ने बात की, कहीं पर हम लोगों ने संस्थाओं के आधार पर बात की, कहीं पर हम लोगों ने आदर्शों की बात की, कहीं पर हम लोगों ने उसे विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, कहीं पर हम लोगों ने उसे आर्ट से, कला से जोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद है ये जो कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कशन यहां पर किया है ये आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने फीडबैक दिया करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो लगातार आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहे आपके एग्जामिनेशन तक। अगर आप भी एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 में आपका अगर पॉलिटिकल साइंस विषय है, तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए सिलेक्शन गाइडर पर, जल्दी आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा और इसके साथ में आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।